नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें मुगल वंश और उसके तहत हुमायूं के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में अध्ययन किया है। आज हम हुमायूं के विषय में शासन करेंगे, जिसने हिंदुस्तान पे 2 बार शासन किया था, एक 1530 से 40 तक और एक 1555 से 56 ईस्वी तक। हुमायूं जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में, जन्म स्थान काबुल, मूल नाम नासरुद्दीन मोहम्मद, उपनाम हुमायूं, माता माहम बेगम, पिता बाबर, राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, जिसे बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इन 4 पुत्रों में हुमायूं का जन्म महम सुल्ताना से, कामरान हुमायूं का जन्म महम सुल्ताना से, कामरान व अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से तथा हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का पूरा नाम नासरुद्दीन मोहम्मद तथा उपनाम हुमायूं था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम महम बेगम था, जो खुरासान प्रतिष्ठित शिया परिवार से थी। अपने सभी पुत्रों में बाबर हुमायूं को अधिक चाहता था, किंतु व्यस्त जीवन के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सका। फिर भी 1514 ईस्वी में काबुल से लौटने के बाद बाबर ने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उसने मौलाना मसई अल-दीन रूहुल्लाह एवं मौलाना इलियास को हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। शीघ्र ही उसने तुर्की, फारसी एवं अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने फारसी में अनेक पद रचनाएं भी की। इसके अतिरिक्त हुमायूं को गणित, दर्शन, ज्योतिष, खगोल एवं चित्रकला में भी रुचि थी। हुमायूं की सैनिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। वह तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में माहिर था। बाबर ने हुमायूं को छोटी आयु में राजकाज का कार्य देना आरंभ किया, जिसे उसने कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदकशा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने बाबर की सहायता की। पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व उसने हिसार, फिरोजा के निकट हामिद खां की सैनिक टुकड़ी को परास्त किया। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन एवं कोहिनूर हीरा भेंट किया तथा संभल की जागीर प्रदान की। निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु बाद में अपने जीवन को खतरे में समझकर उसने ये विचार त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। राज्याभिषेक। मेहंदी ख्वाजा के समर्थन के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई। प्रारंभिक कठिनाइयां। गद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं के समकक्ष अनेक कठिनाइयां थी। इसमें कुछ कठिनाइयां उसे अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी तथा कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने प्रदान की, किंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो अभी भी मुगलों को भारत से निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाई इस प्रकार थी। असंगठित साम्राज्य। बाबर हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, किंतु वह संगठित नहीं था, क्योंकि बाबर का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ। अतः वह अपने विजित राज्यों को संगठित कर उसे एक निश्चित प्रशासनिक रूप दे सका। इसके अतिरिक्त जनता मुगलों को विदेशी समझती थी तथा उनके अंदर अफगानों के प्रति स्वामी भक्ति शेष थी। अतः हुमायूं के समक्ष सर्वप्रथम समस्या प्रशासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने की थी। रिक्त कोष। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उस समय मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। राजकोष पूरा रिक्त था, क्योंकि बाबर ने धन का बहुत अपव्यय किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद उसने अपने अमीरों, संबंधियों, दास दासियों
वह जनता को प्रसन्न करने के लिए काफी मात्रा में धन वितरित किया था। इसी कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। उसका परिणाम हुमायूं को भुगतना पड़ा। उसके पास धन का सर्वथा अभाव था। प्रोफेसर रस ब्रुक विलियम्स के अनुसार हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ था। संबंधी अथवा मिर्जा वर्ग। हुमायूं के संबंधियों में मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा प्रमुख थे। इनमें मोहम्मद जमा मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा चचेरे भाई थे तथा दोनों बाबर के दामाद थे। इनका प्रभाव अमीर वर्ग पर था। समय समय पर इन दोनों ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उसके शत्रुओं पर के साथ दिया। हुमायूं के भाई हुमायूं को अपने भाइयों से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने उसके समकक्ष एक विकट समस्या खड़ी कर दी। इसके लिए भी बाबर उत्तरदायी था। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने हुमायूं तथा कामरान का भाग 6 तथा 5 के अनुपात में निश्चित कर भविष्य में हुमायूं के लिए समस्या उत्पन्न कर दिया था। इसके अतिरिक्त बाबर ने अपने वसीयत में हुमायूं को अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया था। इसलिए हुमायूं ने सदैव अपने भाइयों के प्रति दयापूर्ण रवैया अपनाया, किंतु उसके भाई सदैव उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किए। अफगान। हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। बाबर द्वारा पराजित होने के बाद भी उनका साहस कम नहीं हुआ। उस समय अफगान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिहार था, जहां पर महमूद खां लोधी ने बिहार के अफगानों को संगठित करने के प्रयास में लगा था। वह स्वयं अपने आप को दिल्ली के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। उसने बिब्बन तथा बयाजीद जैसे योद्धाओं और अनेक अफगान जागीरदारों का समर्थन प्राप्त था, जो भारत में अफगान राज्य के पुनर्स्थापना के लिए इच्छुक थे। इसके अतिरिक्त शेरशाह भी हुमायूं का प्रबलतम शत्रु था। मुगल सेवा को छोड़कर वे बिहार चला गया था तथा अफगानों को संगठित कर मुगलों को भारत से निकालने एवं पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा था। शेरशाह ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। गुजरात। उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पास एक विशाल सेना और अच्छा तोपखाना था। वह मुगलों के विरुद्ध अफगानों को शरण दे रहा था। फतेह खां, कुतुब खां, आलम खां लोधी जैसे अफगानों को उसका संरक्षण प्राप्त था। हुमायूं का बहनोई मोहम्मद जमा खां भी विद्रोह कर बहादुर शाह के पास संरक्षण लिया था। बंगाल। बंगाल का शासक नुसरत शाह था। घाघरा के युद्ध में मुगलों की शक्ति से भयभीत होकर उसने बाबर से एक संधि की थी, किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसने इस संधि को भंग कर दिया तथा अफगानों का साथ देने लगा। चारित्रिक दुर्बलताएं। इन सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलता उसकी एक अपनी व्यक्तिगत कठिनाई थी। इसके कारण उसकी समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। जिस स्थिति में वे शासक बना, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सैनिक कौशल की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके अंदर इसका अभाव था। वह वीर, साहसी एवं बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति था, किंतु उसमें राजनीतिक एवं सैनिक गुणों का अभाव था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि वह किसी कार्य को पूरे किए बिना ही अधूरा छोड़कर दूसरा कार्य आरंभ कर देता था। यही कारण था कि उसका संपूर्ण जीवन संकट में ही रहा। वे पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं की प्रारंभिक भूलें। हुमायूं की प्रारंभिक भूलें अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन था, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। वह मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। अपने पिता के इच्छा अनुसार उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर तथा कामरान को काबुल और कांधार का प्रांत दिया था। इसके अतिरिक्त उसने अपने चचेरे भाइयों में से एक मिर्जा सुलेमान को बद का शासन प्रदान किया था। इन तीनों भाइयों में कामरान अधिक कपटी निकला। वे केवल काबुल और कांधार से ही संतुष्ट नहीं था। जिस समय हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था, उसी समय कामरान पंजाब पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु हुमायूं अपने भाई से युद्ध करना उचित नहीं समझा, अतः उसने कामरान को पंजाब और मुल्तान भी दे दिए। इसके अतिरिक्त उसे हिसार फिरोजा का भी भाग दे दिया।
कामरान के प्रति हुमायूं की यह दया ही उसकी सबसे प्रमुख भूल थी। कामरान का संपूर्ण शासन पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार की कामरान का संपूर्ण पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार के बाद मध्य एशिया से हुमायूं का संपर्क टूट गया। हुमायूं को अब आवश्यकता पड़ने पर न तो उत्तर पश्चिम की ओर से कोई सहायता प्राप्त हो सकती थी और न ही उस क्षेत्र से वे सैनिकों की भर्ती ही कर सकता था। कामरान के हाथों हिसोर फिरोजा चला जाने से दिल्ली कंधार की मुख्य सड़क पर उसका अधिकार हो गया। प्रमुख युद्ध। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही माह पश्चात हुमायूं को संघर्ष में फंसना पड़ा। उसके मुख्य शत्रु अफगान थे, अतः उन्हीं से उसका संघर्ष आरंभ हुआ। कालिंजर पर आक्रमण अफगान संघर्ष की एक कड़ी थी। कालिंजर पर आक्रमण। तिथि 1531 ईस्वी में। पक्ष हुमायूं व प्रताप रुद्रदेव। परिणाम संधि वार्ता संपन्न। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं के ने कालिंजर अभियान का मुख्य कारण प्रताप रुद्र द्वारा अफगानों के प्रति सहानुभूति। इसके अतिरिक्त कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला। इसी बीच हुमायूं का भाई कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। दूसरी तरफ विद्रोही अफगानों ने पटना बिहार में महमूद लोधी वंश का अंतिम शासक को सुल्तान घोषित कर दिया। अफगान अब जौनपुर की तरफ बढ़ रहे थे। शेरशाह भी चालाकी से चुनार के दृढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। ऐसी स्थिति में हुमायूं युद्ध करने के बजाय संधि करना उचित समझा। अतः कालिंजर के राजा से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर और एक संधि कर हुमायूं आगरा लौट आया। दोरिया का युद्ध 1532 ईस्वी। तिथि 1532 ईस्वी में। हुमायूं व महमूद लोधी। हुमायूं विजयी। दोरिया का युद्ध हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला था। कालिंजर अभियान के पश्चात हुमायूं ने महमूद लोधी की तरफ ध्यान दिया। महमूद लोधी ने बिब्बन, बायजीद एवं अन्य अफगान सरदारों से मिलकर जौनपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जौनपुर का मुगल प्रशासक जुनैद बरलास अफगानों से पराजित होकर भाग गया। 1532 ईस्वी में हुमायूं एक विशाल सेना के साथ महमूद लोधी के विरुद्ध जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। गोमती नदी के तट पर स्थित दोरिया नामक स्थान पर महमूद लोधी पराजित हुआ। वह उड़ीसा की ओर भाग गया। कुछ अफगान गुजरात और बिहार चले गए। जौनपुर पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया। सुल्तान जुनैद बरलास को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त कर हुमायूं आगरा लौट आया। आगरा लौटकर उसने भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अमीरों एवं उच्च पदाधिकारियों को बहुमूल्य खिलते एवं घोड़े पुरस्कार स्वरूप दिए गए। चुनार का घेरा। महमूद लोधी को पराजित करने के बाद हुमायूं शेरशाह की ओर ध्यान दिया। वह बिहार में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। उसने बनारस के निकट चुनार पर भी अधिकार कर लिया। चुनार का किला अत्यंत दृढ़ और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह पूरी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। अतः हुमायूं इस पर अधिकार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वे शेरशाह की बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाना चाहता था। अतः 1532 में हुमायूं ने चुनार का दुर्ग घेर लिया। लगभग 4 माह के घेरे के बाद भी वे दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। इसी बीच गुजरात का शासक बहादुर शाह का दबाव राजस्थान में बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं शेरशाह से समझौता करना चाहा। शेरशाह भी अभी हुमायूं से उलझना नहीं चाहता था। अतः उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से संधि वार्ता चलाई। उसने हुमायूं की सेवा में अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजने का आश्वासन दिया। हुमायूं शेरशाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आगरा चला गया। चुनार के दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार बना रहा। हुमायूं ने दुर्ग का घेरा उठा लिया, परंतु शेरशाह की शक्ति को कुचलना आगे चलकर हुमायूं के लिए भारी भूल साबित हुई। बहादुर शाह से संघर्ष। 1535-36 ईस्वी। तिथि 1535-36 ईस्वी में। पक्ष
बहादुर शाह व हुमायूं। परिणाम हुमायूं विजयी। हुमायूं का एक प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। वह लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। मालवा व राजपूताना राज्य को विजित कर वह दिल्ली आगरा पर अधिकार की योजना बना रहा था। इसके अतिरिक्त उसने हुमायूं के शत्रुओं को भी शरण दे रखा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं तथा बहादुर शाह से संघर्ष अनिवार्य हो गया। हुमायूं बहादुर शाह की गतिविधियों की ओर शीघ्र कोई ध्यान नहीं दे सका। महमूद लोदी को पराजित करने के बाद वह 1.5 वर्ष तक आगरा में व्यर्थ व्यतीत किया, किंतु बहादुर शाह अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। 1531 ईस्वी में उसने मालवा को विजित किया। 1532 ईस्वी में उसने रायसेन के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 1535 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह ने टर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। बहादुर शाह की इस बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह से निर्णयात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। वे गुजरात पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे में व्यस्त था। उस अवसर पर चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमजीत था। इस कठिन घड़ी में उसकी मां और राजमाता कर्णवती राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने रानी कर्णवती की कोई सहायता नहीं की। रानी कर्णवती की सहायता न करना हुमायूं की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। वे राजपूतों की मैत्री और सहयोग को खो दिया, जिसका लाभ बहादुर शाह ने उठाया। इस बीच मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के पतन का समाचार सुनकर हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर के निकट पहुंच गया। बहादुर शाह की विजयी सेना हुमायूं से मुकाबला करने के लिए आ गई, परंतु रूमी खां की सलाह पर बहादुर शाह ने रक्षात्मक नीति अपनाई। हुमायूं ने शत्रु को के रसद पहुंचाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके फलस्वरूप बहादुर शाह के शिविर में अनाज न पहुंचने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उसके सैनिक व पशु भूखों मरने लगे। इस प्रकार बहादुर शाह ही की सेना अपनी ही जाल में फंस गई। अपनी पराजय को निश्चित मानकर बहादुर शाह कुछ साथियों के साथ मांडू भाग गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया तथा मांडू का किला घेर लिया। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर, चंपानेर से काम्पी और काम्बे और काम्बे से दीवू भाग गया। हुमायूं ने काम्बे तक उसका पीछा किया, परंतु वहां से चंपानेर के दुर्ग को जीतने के लिए वापस आ गया। चंपानेर पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाला, जो इख्तियार खां नामक एक गुजराती अधिकारी के संरक्षण में था। एक माह के घेरा के बाद अंत में 6 अगस्त 1535 ईस्वी को इख्तियार खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं को चंपानेर के दुर्ग से काफी धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने सरदारों और सैनिकों में उदारतापूर्वक बांटा। मांडू और चंपानेर के किलों की विजय हुमायूं की महान विजय थी। इस विजय के बाद उसने अहमदाबाद व उसके अधीनस्थ स्थान पर अपने भाई अस्करी को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मीर हिंदू बेग को बड़ौज, तरदी बेग को चंपानेर तथा कासिम हुसैन सुल्तान को बड़ौज प्रदान किया। गुजरात का प्रबंध कर हुमायूं 22 फरवरी 1536 को मांडू पहुंचा। दुर्भाग्यवश गुजरात और मालवा की विजय क्षणिक सिद्ध हुई। हुमायूं के वापस आते ही अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों में बहादुर शाह के पक्ष में जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः बहादुर शाह गुजरात की जनता तथा पुर्तगालियों के सहयोग से खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। अस्करी ने अपने साथियों के सहयोग से बहादुर शाह को पराजित करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। इसी बीच तारदी बेग ने हुमायूं के पास ये सूचना भेजी कि अस्करी विद्रोह कर आगरा की ओर प्रस्थान कर रहा है। हुमायूं उस समय मांडू में था। वे तत्काल आगरा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। अस्करी हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ। हुमायूं की शंकाएं समाप्त हो गई। उसने अस्करी और हिंदू बेग आदि सभी को उदारता से क्षमा कर दिया। बहादुर शाह के लिए स्वर्ण अवसर था। उसने शीघ्र ही मालवा तथा गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। इतिहासकार रेनपुर ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ में पक्के फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल भी गए, किंतु बहुत दिनों तक बहादुर शाह
सत्ता का उपभोग नहीं कर सका। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों से एक झड़प के दौरान समुद्र में डूबने के कारण दीव में उसकी मृत्यु हो गई। शेर खां से संघर्ष 1537 से 40 ईस्वी। शेर खां हुमायूं का प्रबलतम शत्रु था। वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। चालाक अफगन बताकर बाबर ने हुमायूं को शेर खां के प्रति सचेत किया था। हुमायूं के सिंहासनारूढ़ के समय शेर खां का दक्षिण बिहार तथा चुनार के दुर्ग पर अधिकार था। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध व्यस्त था, शेर खां ने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति शक्ति दृढ़ कर रहा था। बिहार में उसकी सत्ता सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुकी थी। बंगाल के कई परगनों पर अधिकार कर लिया था। उस समय बंगाल का शासक महमूद शाह एक अयोग्य शासक था। 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। महमूद शाह 13 लाख दिनार देकर शेर खां से संधि कर ली। शेर खां का पुत्र कुतुब खां अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आगरा से भागकर अपने पिता के पास पहुंच गया था। चुनार विजय दिलावर खां के परामर्श पर हुमायूं ने 23 जुलाई 1537 ईस्वी को शेर खां के विरुद्ध प्रस्थान किया। मार्ग में उसने चुनार का दुर्ग का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। उस समय चुनार दुर्ग का रक्षक शेर खां था का पुत्र कुतुब खां था। उसने शेर खां के योजना अनुसार हुमायूं को अधिक समय तक रोकने का निश्चय कर रखा था। हुमायूं की सेना का संचालन रूमी खां कर रहा था, जो बहादुर शाह का साथ छोड़कर हुमायूं की सेवा में शामिल हो गया था। यह घेरा लगभग 6 माह तक चला। अंत में मुगल सैनिकों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस बीच शेर खां को पर्याप्त समय मिल गया। उसने रोहतास और गौड़ के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया तथा गौड़ के खजानों को लूटकर रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख दिया। अब नेक्स्ट है बंगाल विजय। चुनार पर अधिकार के बाद हुमायूं आगे की ओर बढ़ा। कुछ समय के लिए वह बनारस में रुका। यहीं से उसने शेर खां से संधि वार्ता प्रारंभ की। उसने शेर खां के पास अपना एक दूत भेजा और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु शेर खां की योजना दूसरी थी। वह बंगाल और बिहार पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य से हुमायूं के प्रस्ताव के जवाब में उसने अलग से अपनी शर्तें पेश की। शेर खान इस शर्त पर उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गया कि गौड़ तथा बंगाल उसे प्रदान किया जाए, जिसके बदले में 10 लाख रुपए वार्षिक आगरा भेजने का वचन दिया। इसी बीच बंगाल के शासक महमूद शाह का एक दूत सहायता की याचना लेकर हुमायूं के पास पहुंचा और बंगाल पर आक्रमण करने की प्रार्थना की। सुल्तान महमूद की इस प्रार्थना पर हुमायूं ने शेर खां से अपनी वार्ता भंग कर बंगाल की ओर प्रस्थान किया। शेर खां ने हुमायूं के अपने वायदे तोड़ने का लाभ उठाया। उसने अफगानों को विश्वास दिलाया कि मुगल अफगानों का सर्वनाश करना चाहते हैं। हुमायूं के मार्ग में शेर खां के पुत्र जलाल खान ने बाधा डाली, परंतु उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, बल्कि थोड़े समय तक हुमायूं को रोके रखना था, जिसमें वह सफल रहा। इसके पश्चात हुमायूं बंगाल पहुंचकर गौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर उसने वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तथा गौड़ का नाम बदलकर जनताबाद रखा। अपनी सफलता के बाद हुमायूं कई माह तक आमोद प्रमोद में लीन रहा। हुमायूं की बंगाल विजय निरुद्देश्य थी। इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि बंगाल के विजय से ही उसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बंगाल विजय के पश्चात हुमायूं ने जो समय वहां आराम करने में व्यर्थ किया था, शेर खां ने उसी का सदुपयोग किया। उसने बनारस, कड़ा, कन्नौज, संभल आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर और चुनार को घेर लिया। इस प्रकार हुमायूं के बंगाल से लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। इसी बीच हुमायूं को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका भाई हिंदाल ने उसके विश्वास पात्र शेख बेहलोल का वध कर आगरा में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया था। यह सूचना मिलते ही हुमायूं शीघ्र ही आगरा लौटने का निश्चय किया। बंगाल का सुरक्षा भार जहांगीर कुली बेग को सौंपकर मार्च 1539 में हुमायूं आगरा के लिए कूच किया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। तिथि है 26 जून 1539 ईस्वी में
पक्ष है हुमायूं व शेर खां, परिणाम है शेर खां विजयी। हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खां उसे मार्ग में रोकने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने बिहार और जौनपुर आदि स्थानों से अपने सैनिकों को रोहतास के दुर्ग के निकट एकत्रित किया। वापस आने के लिए हुमायूं ने गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड से चला। यह हुमायूं की बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भाग पर अफगानों का अधिकार था। हुमायूं की सेना चौसा के निकट पहुंची। लगभग उसी समय शेर खान की सेना भी कर्मनाशा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गई। दोनों सेनाएं लगभग 3 माह तक आमने सामने खड़ी रही। इस बीच शेर खां हुमायूं को धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रहा। वस्तुतः वह वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुगल सेना गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में थी और वह भाग नीचा था, जिससे वर्षा का पानी आने पर नदियों में बाढ़ आ सकती थी और मुगल सेना कठिनाई में फंस सकती थी। वर्षा होते ही हुमायूं के शिविर में पानी भर गया। मुगल सेना को कठिनाई होने लगी, तोपखाना नाकाम हो गया, अतः मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। स्थिति का लाभ उठाकर शेर खान ने 26 जून 1539 ईस्वी को रात्रि में मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का सामना किया, किंतु भुजा में तीर लगने के कारण वह घायल हो गया। अपने प्राण बचाने के लिए वह घोड़े सहित गंगा में कूद गया, जहां निजाम नामक एक भिश्ती ने अपनी मस्क के द्वारा उसे डूबने से बचाया। आगरा पहुंचने के बाद हुमायूं ने इसी निजाम नामक भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार प्रदान किया था। चौसा के युद्ध में मोहम्मद जमा मिर्जा सहित हजारों मुगल सैनिक मारे गए। शेर खां विजय हुआ। उसने मुगल बेगमों और स्त्रियों को जो युद्ध के दौरान शिविर में छूट गई थी, सम्मान सहित वापस भेज दिया। चौसा के युद्ध में विजयी के पश्चात ही शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी डलवाए। शीघ्र ही उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बनारस, जौनपुर, लखनऊ होते हुए कन्नौज पहुंचा। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। तिथि है 17 मई 1540 ईस्वी। पक्ष है शेरशाह व हुमायूं। परिणाम है शेरशाह विजयी। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। इसी समय विंदाल और विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्जा उसकी सेवा में उपस्थित हुए, जिसे हुमायूं ने क्षमा प्रदान कर दिया। किंतु कामरान ऐसी संकटग्रस्त स्थिति में हुमायूं का साथ न देकर लाहौर लौटने का निश्चय किया। इसी बीच कामरान ऐशवश हो गया। उसे संदेह हुआ कि हुमायूं के आदेशानुसार उसे विष दिया गया है। इस कारण वह अपनी अधिकांश सेना के साथ लाहौर चला गया। जब शेरखां को हुमायूं के भाइयों के मध्य इस मतभेद का पता चला, तो स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अपने पुत्र कुतुब खां को चंदेरी की ओर भेजा, किंतु कुतुब खां कालपे के निकट मुगलों द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इस घटना से शेर खां बहुत दुखी हुआ। अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए वे कन्नौज पहुंचा तथा गंगा नदी के तट पर सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। इस समय मोहम्मद सुल्तान मिर्जा अपने पुत्र सहित हुमायूं के शिविर से पलायन कर गया, जिससे हुमायूं की सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में हुमायूं युद्ध करना उचित समझा, परंतु नदी पार करते ही घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। मुगल खेमे में पानी भर गया। मुगल अपनी सेना और खेमों को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि 17 मई 1540 को अचानक अफगानों ने उन पर आक्रमण कर दिए। मुगल सेना पराजित हुई तथा शेरशाह विजयी हुआ। पराजित होने के बाद हुमायूं तथा उसके भाई हिंदाल किसी प्रकार बचकर आगरा पहुंचे, किंतु यहाँ ठहर नहीं सके, क्योंकि शेर खां उनका पीछा कर रहा था। आगरा से हुमायूं लाहौर तथा यहाँ से ईरान चला गया। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब है हुमायूं का निर्वासन 1540 से 1555 ईस्वी। कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। वहां से अपने परिवार और कोष सहित दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु शेर खां उसका पीछा कर रहा था।
दिल्ली से वह लाहौर अपने भाई कामरान के पास पहुंचा। शेरशाह हुमायूं का पीछा करते हुए पंजाब तक पहुंच गया। हुमायूं अपने भाइयों के सहयोग से शेरशाह के विरुद्ध योजना बनाना चाहता था, किंतु दुर्भाग्य से उसे भाइयों का सहयोग नहीं मिला। कामरान उसके लिए प्रभावशाली शत्रु सिद्ध हुआ तथा समय समय पर उसका मार्ग अवरुद्ध करता रहा। हिंदाल भी हुमायूं का साथ छोड़ दिया। अंत में बाध्य होकर उसे सिंध जाना पड़ा। सिंध पहुंचकर हुमायूं ने हुसैन वहां के शासक हुसैन अरगुन से सहायता मांगी, किंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। मार्ग में उसने बक्कर का घेरा डाला। इसी समय उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हुमायूं के कठिनाइयों से उबकर उसके अधिकांश सैनिक हाथ साथ छोड़ दिए। हिंदाल भी हुमायूं की अवज्ञा कर कांधार चला गया। अपने भाई हिंदाल के व्यवहार से निराश होकर हुमायूं ने जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उसने हुमायूं की सहायता के लिए 20,000 राजपूत सैनिक देने का वचन दिया था। किंतु जब किंतु हुमायूं जब जोधपुर के लिए किंतु हुमायूं जब जोधपुर के निकट पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि राजा मालदेव उसके साथ विश्वासघात करना चाहता है। अतः हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीर शाह, जिसने भक्का तथा थट्टा विजय में हुमायूं की सहायता का वचन दिया था, के पास चला गया। अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। पुत्र का जन्मोत्सव मनाने के बाद हुमायूं ने राणा वीरसाल की सहायता से बक्कर पर आक्रमण कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश किसी बात पर मतभेद हो जाने के कारण बहुत से राजपूत सैनिकों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। शाह हुसैन अरगुन भी युद्ध जारी करने के पक्ष में नहीं था, अतः उसने हुमायूं से संधि वार्ता आरंभ की। संधि के अनुसार हुमायूं ने सिंध छोड़ने का आश्वासन दिया। शाह हुसैन ने भी हुमायूं को कंधार के लिए मार्ग देने और रसद व धन देने का आश्वासन दिया, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और कांधार के लिए प्रस्थान किया। इस समय कांधार पर कामरान की ओर से अस्करी सूबेदार था। दोनों ने मिलकर हुमायूं को कैद करने की योजना बनाई। हुमायूं को इस योजना की जानकारी मिल गई, किंतु वह अपने भाइयों से संघर्ष करना नहीं चाहता था। अतः अपने शिशु अकबर को जीजी अनगा और महामनगा नामक 2 भाइयों के संरक्षण में छोड़कर पत्नी हमीदा बानो बेगम व अन्य साथियों के साथ कांधार से ईरान मार्ग पकड़ लिया। अस्करी ने बालक अकबर के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी देखरेख अपनी पत्नी सुल्तान बेगम को सौंपा। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान के साथ तहमास्प ने सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया। शाह तहमास्प शिया मत का था। वह हुमायूं को भी शिया मत स्वीकार करवाना चाहता था। प्रारंभ में हुमायूं शिया मत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, किंतु ईरान के शाह को सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उसने कुछ समय के लिए शिया मत स्वीकार कर लिया। शाह तहमास्प तथा हुमायूं में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायूं को 17,000 अश्वारोही सेना देने का वचन दिया। इस सहायता के लिए हुमायूं ने शाह को कांधार प्रदान करने तथा उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया। बैरम खान ने शाह तहमास्प व हुमायूं के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुमायूं की भारत की ओर वापसी। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अतः वे एक बार पुनः भारत में अपने भाग्य आजमाने के लिए लालायित हो उठा, किंतु इससे पूर्व वह मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करने एवं विद्रोही भाइयों को नियंत्रण में लाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने कांधार विजय की योजना बनाई। कांधार विजय। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं कांधार के लिए प्रस्थान किया। कांधार से उस समय अस्करी कामरान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। 29 दिसंबर 1540 ईस्वी में हुमायूं सिस्तान पहुंचा। वहां से उसने बुस्त के दुर्ग का घेरा डाला, जिस पर कामरान का अधिकार था। एक युद्ध के बाद हुमायूं ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह कांधार की ओर बढ़ा। कांधार को जीतना हुमायूं के लिए आसान नहीं था, अतः उसने बैरम खां को अपना दूत बनाकर कामरान के पास भेजा।
बैरम खान ने कामरान और हिंदाल से भेंट की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदाल तथा उसके बहुत से अमीर हुमायूं के पक्ष में चले गए। अब हुमायूं ने कंधार का दुर्ग घेर लिया। अंत में विवश होकर अस्करी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं ने कंधार जीतकर उसे ईरान के शाह को सौंप दिया, परंतु शीघ्र ही कंधार के शासक शाह के पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं ने पुनः इससे अपने अधिकार में ले लिया और बैरम खां को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। काबुल एवं बदखसा की विजय। कांधार विजय के बाद हुमायूं काबुल विजय का निश्चय किया, जिस पर कामरान का आधिपत्य था। 17 नवंबर 1545 ईस्वी को हुमायूं ने काबुल में प्रवेश किया। कामरान ने हुमायूं का मुकाबला किया, परंतु पराजित हुआ। हुमायूं का काबुल पर का अधिकार हो गया। तत्पश्चात वे बदखसा को विजित करने के लिए प्रस्थान किया, जिस पर सुलेमान मिर्जा का अधिकार था। सुलेमान मिर्जा पराजित हुआ। बदखसा पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसी समय हुमायूं बीमार पड़ गया। उसकी अस्वस्थता का लाभ उठाकर कामरान ने 1546 ईस्वी में काबुल पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं पुनः काबुल अभियान के लिए प्रस्थान किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी समय जब हुमायूं तोप खाने से काबुल के दुर्ग पर प्रहार कर रहा था, कामरान ने बालक अकबर को दुर्ग की दीवार पर बैठा दिया, किंतु महामनगा ने अकबर को अपने गोद में ले लिया। हुमायूं ने तोपों की दिशा बदल दी, जिससे अकबर बच गया। अंत में कामरान ने संधि की प्रार्थना की, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। हुमायूं पुनः काबुल पर अधिकार हो गया। अब वे बल्क विजय के लिए प्रस्थान किया। हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कामरान उज़्बेकों की सहायता से 1549 ईस्वी में एक बार पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। अतः हुमायूं तीसरी बार काबुल पर अधिकार करने के लिए आया। कामरान पुनः पराजित हुआ। वे भेष बदलकर भाग गया, किंतु अस्करी पकड़ा गया। इस बार हुमायूं ने अस्करी को दंडित किया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मदीना जाने की अनुमति प्रदान की गई, जहां 1557-58 में उसकी मृत्यु हो गई। कामरान अभी भी हुमायूं के विरुद्ध अभियान जारी रखा था। 1551 ईस्वी में वे पुनः काबुल के निकट पहुंचा। हुमायूं उसका मुकाबला करने के लिए पहुंचा। 23 नवंबर 1551 ईस्वी को दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं की ओर से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान अंतिम रूप से पराजित हुआ और भाग गया। शरण की तलाश में वे गखरों के सरदार सुल्तान आदम खां के पास पहुंचा, जिसने उसे हुमायूं को सौंप दिया। दंड स्वरूप हुमायूं ने उसे अंधा करवा दिया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मक्का भेजा गया, जहां 1558 में उसकी मृत्यु भी हो गई। अब भाइयों के विद्रोह से सुनिश्चित होकर हुमायूं ने अपना ध्यान भारत पुनर्विजय की ओर आकर्षित किया। भारत की पुनर्विजय 1555 ईस्वी। 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विकसित होने लगा। इस समय पंजाब में सिकंदर सूर, संभल में इब्राहिम सूर, चुनार से बिहार तक क्षेत्र आदिल शाह सूर, मालवा में बाज बहादुर तथा बंगाल में मोहम्मद खां सूर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर शासन कर रहे थे। ये सभी गद्दी प्राप्त करने के लिए लालायित थे। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं को गद्दी प्राप्त करने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। पंजाब पर अधिकार। भारत की पुनर्विजय की तैयारी कर हुमायूं 12 नवंबर 1554 को काबुल से प्रस्थान किया। सिंधु नदी के निकट बैरम खान ने भी अपनी सेना रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अपनी सेना के साथ हुमायूं से आ मिला। सिंध नदी पार कर हुमायूं पंजाब में प्रवेश किया तथा से रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग का रक्षक तातार का भाग निकला। इसके बाद हुमायूं कलानौर पहुंचा। यहाँ उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग का नेतृत्व स्वयं संभाला। दूसरे भाग को बैरम खां एवं तरदी बेग के नेतृत्व में हिसार की ओर भेजा तथा तीसरे भाग को शहाबुद्दीन और फरहत खां के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेजा। शहाबुद्दीन एवं फरहत खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। उधर बैरम खां ने भी हिसार, जालंधर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। तिथि है 15 मई 1555। पक्ष से हुमायूं व अफगानों के बीच। परिणाम हुमायूं विजयी हुआ। पंजाब व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर मुगलों के अधिकार के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर सूर आतंकित हो गया
उसने अपने सेनापति तातार खां एवं हेवात खां को मुगलों को रोकने के लिए भेजा। 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगल अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी। तिथि है 22 जून 1555 ईस्वी। पक्ष से हुमायूं व सिकंदर सूर के बीच। परिणाम हुआ कि हुमायूं विजयी हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित होने के बाद सिकंदर सूर एक विशाल सेना के साथ हुमायूं का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों के मध्य सरहिंद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग खड़ा हुआ। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया तथा मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, तो 2 दफे हुआ था। एक तो पहले हुआ था 1530 से 40 और फिर हुआ था 1555 ईस्वी को। अंतिम दिन व मृत्यु। दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। अपने पुत्र अकबर को हिसार का क्षेत्र प्रदान किया। अबुल माली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसी प्रकार बैरम खां को सरहिंद, तारदी बेग को मेवात, सिकंदर खां उजबेक को आगरा, अली कुली खां को संभल और हैदर मोहम्मद खां अख्ता बेगी को बयाना में नियुक्त किया। पदों की नियुक्ति के बाद उसने शेष बचे विद्रोहियों व प्रतिद्वंदियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, किंतु 20 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया तथा अंत में 24 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। परंपरा अनुसार उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता को माना जाता है, किंतु इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्र उसके पतन का प्रमुख कारण अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाने को मानते हैं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया। कामरान कानू ने हुमायूं से पता चलता है कि उसने प्रशासन में सहायता के लिए अहल मुराद नामक वर्ग का गठन किया, जिसमें मुख्यतः नर्तक और नर्तकियां शामिल थे। उसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी जबकि राज परिवार के लोग खरीदारी करते थे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह मुख्यतः इतवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफेद रंग पहनता था। वह अफीम का बहुत सेवन करता था। इस प्रकार हमने हुमायूं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।